फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक भारत में तुर्कों के आक्रमण के ऊपर होगा। इसके पहले वीडियो में हमने महमूद गजनवी के ऊपर जितने भी सारे फैक्ट थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट थे और उसकी पूरी विस्तृत जानकारी जो भी उस टॉपिक से पूछ सकती थी हमने देखा। आज हम मोहम्मद गौरी के बारे में देखेंगे कि कैसे मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता है और मोहम्मद गौरी से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम हॉल में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। इसको पूरा कवर करेंगे ताकि इस चैप्टर से हमारा कोई भी टॉपिक ना छूटे, कोई भी क्वेश्चन हमसे ना छूटे, सारे क्वेश्चन हमसे बनने चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि बिल्कुल फ्री एजुकेशन है और मैं चाहती हूँ कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो दूर दराज के लोग हैं, जो कोचिंग नहीं कर सकते, उन सब तक इसका लाभ पहुँचना चाहिए। तो ठीक है, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। चलिए फिर ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे गजनी क्षेत्र पर गजनवी वंश का उद्भव होता है और उसमें महमूद गजनवी जो है वो शासन करता है। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, तो मैंने मुख्य मुख्य आक्रमण भी आपको बताए थे। ठीक है, तो देखिए, जब महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है तो जो गजनवी वंश है या जो गजनी का साम्राज्य है वो धीरे 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 कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि उसमें जो शासक होते हैं वो इतने योग्य नहीं होते कि उसको आगे और विस्तृत कर सके। तो गजनी क्षेत्र में ही, गजनी साम्राज्य के ही अंतर्गत एक गौर प्रदेश होता है जो गजनी और हेरात के बीच का क्षेत्र होता है, जो एक पहाड़ी इलाका होता है। ठीक है, उसमें एक गौर प्रदेश होता है, उसमें नए वंश, गौर वंश की नींव पड़ती है। और जो अलाउद्दीन जहां सोज है ना, अलाउद्दीन जहां सोज है वो गौर वंश की स्थापना करता है। ठीक है, देखिए, वैसे एग्जाम हॉल में ये सब नहीं पूछेगा, सिर्फ मोहम्मद गौरी से ही रिलेटेड फैक्ट पूछेगा, पर मोहम्मद गौरी का इतिहास जानने से पहले हमारे लिए ये सब जानना जरूरी है। ठीक है, तो गजनी और हेरात के बीच का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर एक गौर प्रदेश होता है, वहीं पर से ही ये जो मोहम्मद गौरी है वो भारत पर आक्रमण करने आता है। तो मोहम्मद गौरी से पहले गौर वंश की स्थापना कौन करता है? तो अलाउद्दीन जहांसोज। कहीं कहीं पर आपको कुतुबुद्दीन हसन भी देखने को मिलेगा, तो आप दोनों नाम याद रखिए, अलाउद्दीन जहांसोज और कुतुबुद्दीन हसन। देखिए, कहा जाता है कि इनके 6 पुत्र थे। कितने? 6 पुत्र थे। उनमें से एक था गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी और एक था सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। और जो मोहम्मद गौरी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं आज, जिस मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उसका जो मूल नाम है वो सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ही था। ठीक है, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो जो गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी है वो सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी या मोहम्मद गौरी का बड़ा भाई होता है। और ये 1163 ईस्वी में, ठीक है, कब? 1163 ईस्वी में गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी क्या करता है? गौर को अपनी राजधानी बनाता है और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। गौर प्रदेश को स्वतंत्र राज्य घोषित करता है। इससे पहले वो गजनी के अधीन रहते हैं, है ना, लेकिन 1163 ईस्वी में जो गौर है उसको अपनी राजधानी बनाता है और स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है? 1173 ईस्वी में ये गौर प्रदेश को अपने जो छोटे भाई है, कौन? सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं ना, उसको सौंप देता है और खुद गजनी पर अधिकार करके, जो ख्वारिज में है, उत्तर पश्चिम वाला एरिया में शासन कर रहा होता है, उसके विरुद्ध लड़ाई करने लग जाता है। ठीक है, कौन? गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, उससे हमको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अब जो पढ़ना है वो सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए अब देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी ने इस मोहम्मद गौरी को, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को गौर वाला प्रदेश सौंप दिया। ठीक है, अब क्या करता है ये गौरी, जो मोहम्मद गौरी है वो गौर प्रदेश का शासक बन जाता है और भारत की ओर रुख करता है, भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है, तो इसी के बारे में ही हमें मुख्य रूप से पढ़ना है, क्योंकि इससे ही ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। देखिए, जो ये मोहम्मद गौरी है इसका आपको 2 नाम याद रखना है। ठीक है, एक तो मैंने पहले ही बताया सिहाबुद्दीन और एक नाम याद रखना है मुइजुद्दीन। ठीक है, तो सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कहूँ या मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी कहूँ, ये दोनों ही मोहम्मद गौरी के नाम होते हैं। ठीक है, इसका वंश गौर वंश या संसबनी वंश, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, संसबनी वंश। और मैंने जैसे बताया कि गजनी और हेरात के बीच में जो क्षेत्र है गौर प्रदेश, वहाँ का शासक होता है। और ये जब भारत पर आक्रमण करता है तो इसका उद्देश्य भारत पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना होता है। जैसे मैंने आपको महमूद गजनवी के बारे में बताया था, जस्ट इसका उल्टा होता है, क्योंकि महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण करता है, सफल आक्रमण करता है, लेकिन
उसका कोई इरादा साम्राज्य विस्तार का नहीं होता है, वो केवल धन लूटने के इरादे से ही भारत पर आक्रमण करता है। लेकिन जो मोहम्मद गौरी है वो धन लूटने के अलावा यहाँ पर क्या करता है, मोहम्मद गौरी जो है साम्राज्य विस्तार की नीति से आक्रमण करता है। और इस क्रम में इसके जो प्रमुख प्रमुख आक्रमण है उसे हम देखते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, उसमें से सारे तो याद रहे ना रहे, ठीक है, लेकिन आपको प्रथम और जो तराइन का युद्ध है और चंदावर का युद्ध है, ये चारों तो आपको याद रखने, क्योंकि तराइन के 2 युद्ध होते हैं, है ना, और जो प्रथम युद्ध होता है मुल्तान पर वो। तो चलिए पहले एक बार क्रम देख लेते हैं। मैंने कुछ महत्वपूर्ण जो युद्ध है उसको नोट डाउन किया हुआ है, तो उसे पहले देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि कौन कौन से युद्ध में क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो ये अपना सबसे प्रथम आक्रमण, ठीक है, मोहम्मद गौरी जो है अपना सबसे प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर करता है। अब इससे क्रम देख रहे हैं। ठीक है, 1175 ईस्वी में क्या करता है, मुल्तान पर आक्रमण करता है। फिर 78 में गुजरात पर करता है, उस समय भीम द्वितीय का शासन होता है, मैं आपको आगे डिटेल से बताऊंगी। ठीक है, तो पहले कहाँ कर रहा है, मुल्तान पर, जो वर्तमान में पाकिस्तान एरिया में है। ठीक है, फर्स्ट आक्रमण 1175 में मुल्तान पर करता है, फिर 1178 में गुजरात वाले क्षेत्र में करता है। उसके बाद 1179 से 86 के बीच पंजाब वाले क्षेत्र में करता है और पंजाब को जीत लेता है। फिर 1185-86 में ये जो लाहौर है, सियालकोट है, भटिंडा है, ये वाले एरिया को भी ये जीत लेता है। फिर ये आगे बढ़ता है चौहान वंश की तरफ, है ना, जहाँ अजमेर दिल्ली वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर चौहान वंश का शासन होता है। ठीक है, तो वहाँ पर इसका जो हमें मुख्य रूप से याद रखना है, मोहम्मद गौरी का जो आक्रमण है चौहान वंश के साथ जो होता है, तराइन के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो तराइन का युद्ध होता है, इसका 2 आक्रमण होंगे तराइन के, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है और द्वितीय युद्ध है, दोनों पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध होता है। ठीक है, ये याद रखना आपको, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान जो है नाम दिया है, लेकिन कभी कभी कोई एग्जाम हॉल में पूछता है कि पृथ्वीराज चौहान कौन से हैं, पृथ्वीराज प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, तो आपको याद रखना है कि जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध होता है वो पृथ्वीराज तृतीय होते हैं। ठीक है, तो इसके विरुद्ध मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है, जिसमें प्रथम तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाता है, लेकिन द्वितीय युद्ध में वो जीत जाता है। और यहीं से ही मुस्लिम साम्राज्य की जो नींव है वो भारत में पड़ती है। तो इसको हम अच्छे डिटेल से देखेंगे। तो आपको मैंने जितने आक्रमण अभी बताए उसे आप एक बार रिवाइज कीजिए और सुनिए, एक बार दो बार। एक आपको याद रखना है चंदावर का युद्ध, जो 1194 ईस्वी में जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य होता है। ठीक है, और इसका अंतिम अभियान 1205 ईस्वी में पंजाब की खोखर जाति के विरुद्ध होता है। ठीक है, अंतिम 1205 में। तो आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी है, एक बार रिवाइज कीजिए, सारे आक्रमण सुनिए। तो चलिए कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण आक्रमण है जिससे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मोहम्मद गौरी का जो है प्रथम आक्रमण कहाँ होता है, तो मुल्तान पर होता है। कब होता है, 1175 ईस्वी में होता है। अब देखिए उस समय मुल्तान पर जो करामाती जाति है वो वहाँ पर शासन कर रही होती है, एशिया मत को मानने वाले होते हैं। ठीक है, तो इनके विरुद्ध मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है और उसे मोहम्मद गौरी जो है बुरी तरह परास्त कर देता है, यानी मोहम्मद गौरी जीत जाता है। तो जो मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण है वह सफल होता है, इसमें उसको क्या मिलती है, जीत मिलती है, जीत जाता है। ठीक है, तो इससे वो उत्साहित हो जाता है और आगे आक्रमण करने के लिए। तो आपको पहले आक्रमण से तो इतनी चीज़ें याद रखनी है कि 1175 में होता है। ठीक है, मुल्तान पर होता है और इसमें उसको सफलता हाथ लगती है। और वहाँ पर कौन सी जाति शासन कर रही होती है, तो करामाती जाति शासन कर रही होती है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको इसके प्रथम युद्ध से याद रखनी है। ठीक है, अब देखते हैं 1178 का जो युद्ध होता है, जो गुजरात पर होता है, उसके बारे में। अपने पहले आक्रमण की सफलता से खुश होकर जो मोहम्मद गौरी है वो गुजरात की ओर रुख करता है। ठीक है, और गुजरात में उस समय शासन होता है भीम द्वितीय का। कहीं कहीं पर आपको मूलराज द्वितीय देखने को मिलेगा, तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, भीम द्वितीय कहूँ या मूलराज द्वितीय कहूँ। ठीक है, दोनों का नाम आपको देखने को मिलेगा, तो आप ऑप्शन देखकर टिक लगाइएगा। ठीक है, तो जब इनका शासन होता है तो इनकी जो होती है नाइक देवी, ठीक है, इनसे परामर्श करके सलाह अनुसार ये क्या करता है, मतलब नाइक देवी का भी नाम याद रखना है आपको, मूलराज द्वितीय का भी नाम याद रखना है, या फिर भीम द्वितीय, इनका नाम याद रखना है। ठीक है, जब मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है तो ये इसे आबू पर्वत के तलहटी पर परास्त कर देता है, पराजित कर देता है। तो पहली सफलता मोहम्मद गौरी की कहाँ थी, मुल्तान में, और पहली पराजय कहाँ थी, तो गुजरात में। ठीक है, जो उसका गुजरात का अभियान होता है 1178 का होता है, तो उसमें मोहम्मद गौरी को असफलता मिलती है, पराजित हो जाता है वो।
ठीक है। फिर वहाँ से वो वापस लौट जाता है और फिर से तैयारी करके कुशल सैनिकों के साथ आक्रमण करने आता है और आगे बढ़ता है पंजाब वाले क्षेत्र में। तो मैंने आपको बताया था पंजाब वाला भी युद्ध है ना। तो आपको यहाँ से क्या क्या फैक्ट याद रखना है कि पहला सफल आक्रमण, पहला ही आक्रमण था जो सफल हो गया, वो कहाँ था? मुल्तान पर था। कब था? 1175 ईस्वी में। फिर जब दूसरा करता है कब, कहाँ? गुजरात में। कौन से सन में करता है? 1178 ईस्वी में। तो उसमें क्या हो जाता है? वो पराजित हो जाता है, असफल हो जाता है। तो पहली पराजय कहाँ होती है? गुजरात में। किसके विरुद्ध लड़ने से होती है? तो मूलराज द्वितीय बोले या भीम द्वितीय बोले, और उस समय उसकी माता कौन रहती है? तो नाइक देवी। इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। चलिए अब देखते हैं जो महत्वपूर्ण है और एग्जाम हॉल में बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, तराइन के युद्ध से। ठीक है, तो तराइन के युद्ध के बारे में थोड़ा जानकारी एकत्रित करते हैं। तराइन का युद्ध देखने से पहले थोड़ी सी हम परिस्थिति से परिचित होते हैं। देखिए, दिल्ली वाले क्षेत्र में चौहान वंश का शासन चल रहा होता है और जो कन्नौज वाला क्षेत्र है वहाँ पर गहड़वाल वंश का शासन चल रहा होता है, जहाँ जयचंद होते हैं। ठीक है, और इधर कौन है? पृथ्वीराज चौहान है। दिल्ली वाले क्षेत्र में चौहान वंश के शासक हैं। इधर जो बंगाल वाला क्षेत्र है वहाँ सेन वंश चल रहा है ना। तो मतलब जो भारत था उस समय एकीकृत नहीं था, एकता नहीं थी भारत में, है ना। सब छोटे छोटे साम्राज्यों में बटे हुए थे। और ये राजपूत वंश जिसे हम पूर्व मध्यकाल में पढ़ने वाले थे, अभी पढ़ा नहीं हमने, पूर्व मध्यकाल का भी एक वीडियो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो इस समय क्या हो रहा था? सब छोटे छोटे क्षेत्र में विभाजित थे और कोई भी किसी की भी मदद नहीं करना चाहता था। तो जो मुस्लिम आक्रमणकारी है जब आक्रमण करते थे, चाहे वो अरबी हो या तुर्की हो, है ना, उन्होंने आक्रमण किया तो कोई किसी की हेल्प नहीं करता था। इसलिए क्या हुआ, वो पराजित हो जाते थे। चाहते अगर साथ पे मिलकर लड़ते तो ये जो मोहम्मद गौरी हो गए ये सभी पराजित हो सकते थे, लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान के ऊपर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया तो न जयचंद ने सहायता की न किसी और ने, है ना। इसलिए पृथ्वीराज चौहान भी हार गए और जब बाद में जयचंद के साथ युद्ध होता है तो जयचंद भी हार जाता है। इसलिए जो एकता का अभाव है ये भी इस मोहम्मद गौरी के आक्रमण में उसकी सफलता के एक महत्वपूर्ण जो कारक है वो सिद्ध होता है। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा देखा ये बैकग्राउंड। ठीक है, अब देखते हैं 1191 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण करता है तो क्या होता है। ठीक है, तो हम इसे तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? तो 1191 ईस्वी में होता है। किसके किसके बीच होता है? ऐसा एग्जाम में पूछता है, आपको याद रखना है। ठीक है, कब हो रहा है? 1191 ईस्वी में हो रहा है। किसके किसके बीच हो रहा है? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हो रहा है। ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हो रहा है। और इसमें क्या होता है, जो पृथ्वीराज चौहान है वो जीत जाता है और मोहम्मद गौरी जो है हार जाता है। ठीक है, पहले तराइन के युद्ध में क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान जो है जीत जाता है और मोहम्मद गौरी हार जाता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो एक महान योद्धा होते हैं, महान कुशल नेतृत्व करता होते हैं, इसलिए पहले बार में ही वो मोहम्मद गौरी को पराजित कर देते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि मोहम्मद गौरी जो है भाग रहा होता है तो जो पृथ्वीराज चौहान है उनके पास अवसर होता है कि वो मोहम्मद गौरी को मार दे, लेकिन वो कहते हैं कि जो राजपूत है, क्षत्रिय है ना, उनकी जो संस्कार है उसमें ऐसा नहीं है कि जो पीठ दिखाकर शत्रु जा रहा है उस पर हमला करे। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी वहां से भाग जाता है और पृथ्वीराज चौहान जो है विजयी हो जाता है। तो आपको याद रखना है तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीतता है? पृथ्वीराज चौहान जीतता है। हारता कौन है? मोहम्मद गौरी हारता है। ठीक है, कब होता है? तो 1191 ईस्वी में होता है। और पृथ्वीराज चौहान का मैंने बोला था ना, मूल नाम याद रखने की, प्रथम था, द्वितीय था, तृतीय था। तो कौन पृथ्वीराज चौहान कौन है? पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। तो आपको याद रखना है थर्ड है, तृतीय है। अब जैसे मोहम्मद गौरी वापस चला गया अपने प्रदेश, है ना, तो वहाँ जाने के बाद वो क्या करता है? 1 साल अपनी सेना को एकजुट करता है, प्रशिक्षण देता है, ताकि पृथ्वीराज चौहान से जो पराजय होती है उसको भूल नहीं पा रहा होता है और उससे बदला लेना चाहता है। ठीक है, तो क्या होता है, वो अपने 1 साल तक अपनी जो सेना है उसको अच्छे से प्रशिक्षित करता है, ताकि जब वो दोबारा युद्ध करे तो उसे किसी भी तरह का पराजय का सामना ना करना पड़े। और इधर पृथ्वीराज चौहान, उसे लगता है कि जब मैंने एक बार में ही मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया तो अगर फिर से शायद वो आक्रमण नहीं करेगा, अगर करेगा भी तो मैं उसे पराजित कर दूंगा। इसलिए वो अपनी सेना के साथ कोई अभ्यास नहीं कर रहा होता है, अपनी सेना को कोई तैयारी नहीं करवा रहा होता है। ठीक है, अब इधर जैसे ही मोहम्मद गौरी अपनी सेना के साथ तैयार हो जाता है तो 1192 ईस्वी में फिर से पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण कर देता है। ठीक है, 1191 में प्रथम, 1192 में, ठीक है, 1 साल के बाद 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। फिर से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है,
पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। पहले वाले में जीतता है, दूसरे वाले में हार जाता है। इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है। ठीक है, अब इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या होता है, इसके बारे में जो विद्वान है, जो इतिहासकार है, उनमें एकता देखने को नहीं मिलती, बहुत मतभेद है। ठीक है, 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। लेकिन इसके बाद पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है, या और क्या होता है पृथ्वीराज चौहान के बारे में इतिहासकारों में एक मतता नहीं है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि इस युद्ध के बाद जो इतिहासकार हैं वो क्या क्या मत देते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। ठीक है, देखिए चंदरबरदाई, आपको नाम याद रखना है, चंदरबरदाई। इनकी रचना का नाम भी याद रखना है, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चंदरबरदाई किसके दरबारी कवि थे, तो पृथ्वीराज चौहान के ही थे, है ना। तो पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखा है, और एग्जाम हॉल में बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है, चंदरबरदाई ने क्या लिखा है, पृथ्वीराज रासो, या पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो चंदरबरदाई की है। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो जिन्होंने लिखा चंदरबरदाई, इसके अनुसार जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज तृतीय है, जब 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी से पराजित हो जाते हैं, तो मोहम्मद गौरी इन्हें बंदी बनाकर अपने साथ गजनी प्रदेश लेकर जाता है। ठीक है, और वहाँ इसकी हत्या कर देता है, यानी मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को मार देता है। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है, ऐसा किसने कहा है, चंदरबरदाई ने। ठीक है, एक और मत है हसम निजामी। ठीक है, हसम निजामी के अनुसार क्या होता है कि जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है ना, तो इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है कौन, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, हसम निजामी के अनुसार होता है कि जो पृथ्वीराज चौहान है वो मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर लेता है, और जो गौरी है, मोहम्मद गौरी है, इसको अजमेर वाले क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके अपने अधीन शासन करवाता है। ठीक है, फिर कालांतर में जो पृथ्वीराज चौहान है मोहम्मद गौरी के विरुद्ध षड्यंत्र रचता है, जो भी है ना, तो इस क्रम में मतलब मोहम्मद गौरी से विद्रोह करने के क्रम में मोहम्मद गौरी जो है इसकी हत्या करवा देता है या इसको मार देता है। जो अधिकतर इतिहासकार हैं वो इसी मत से समर्थित हैं, मतलब इसी मत को मानते हैं कि जो मोहम्मद गौरी है पृथ्वीराज चौहान ने अपने अधीन रखा और बाद में इसकी हत्या कर। क्योंकि इसकी जो पुष्टि है वो अजमेर में एक सिक्का मिला है उससे होती है। ठीक है, जो मैंने अभी मत बताया इसकी पुष्टि किससे होती है, तो अजमेर में एक सिक्का मिला है जिसमें एक तरफ घोड़े की आकृति बनी है और मोहम्मद बिन साम लिखा है। ठीक है, उस सिक्के में एक तरफ घोड़े की आकृति बनी है और एक क्या लिखा है, मोहम्मद बिन साम, और दूसरी तरफ बैल की आकृति बनी है जिसमें पृथ्वीराज लिखा है। ठीक है, एक तरफ बैल की आकृति है और एक तरफ घोड़े की आकृति है। जहाँ घोड़े की आकृति है वहाँ पर मोहम्मद बिन साम लिखा है, और जहाँ बैल की आकृति है वहाँ पर पृथ्वीराज लिखा है। तो ये जो मत है जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर लेता है और उसी के विरुद्ध जब षड्यंत्र करता है इसी क्रम में वो मारा जाता है, तो यही मत जो है सर्वाधिक मान्य है। तो ये मोहम्मद गौरी के जो मैंने प्रथम वाला बताया मुल्तान, दूसरा असफल वाला जो बताया मैंने वो गुजरात, और ये तराइन के दोनों युद्ध आपको मोस्टली याद रखने हैं। और एक याद रखना है 1194 ईस्वी का चंदावर का युद्ध। ठीक है, अब देखिए जो चंदावर का युद्ध है वो किसके किसके बीच होता है, तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच होता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच होता है। ये जयचंद कौन होता है, तो जयचंद जो है कन्नौज के क्षेत्र में गढ़वाल वंश का शासन चल रहा होता है, तो वहाँ का शासक होता है। ठीक है, गढ़वाल वंश का क्या होता है, शासक होता है। ठीक है, अब देखिए जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की थोड़ी सी स्टोरी को मैं लिंक करती हूँ, क्यों जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की सहायता नहीं की। ठीक है, देखिए जो जयचंद है वो पृथ्वीराज चौहान की सहायता इसलिए नहीं करता है क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान है वो जयचंद की पुत्री संयोगिता को भरे स्वयंवर से उठाकर ले जाता है और शादी कर लेता है। ठीक है, तो रिश्ते में तो उसका ससुर लग रहा है जयचंद पृथ्वीराज चौहान का। ठीक है, लेकिन वो अपनी बेटी के अपहरण से या फिर जबरदस्ती उसकी बेटी से विवाह कर लेने के कारण पृथ्वीराज चौहान से खफा होता है, मतलब गुस्सा रहता है ना। तो और कहा जाता है कि जो जयचंद है वही मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण देता है, बुलाता है, लेकिन इसकी कोई जानकारी एकदम पुष्टि नहीं है, सत्य घटना है कि नहीं इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं है। ठीक है, बस एक कहानी है जिसके रूप में ऐसा प्रचलित है। ठीक है, तो अब जो जयचंद है
पृथ्वीराज चौहान की सहायता नहीं करता है। लेकिन जैसे ही मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है, ठीक 2 साल बाद 1194 ईस्वी में जयचंद के ऊपर आक्रमण कर देता है, ताकि वो अपना साम्राज्य जो है और विस्तृत कर सके। देखिए, जो पृथ्वीराज चौहान के साथ जो द्वितीय युद्ध होता है तराइन का, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, इससे भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव तो पड़ जाती है। ठीक है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ जाती है। लेकिन जैसे ही वो जयचंद को हराता है 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में, ठीक है, 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में, तो जो मुस्लिमों का यानी मोहम्मद गौरी का उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी अधिकार हो जाता है। ठीक है, तो इतने जो फैक्ट हैं, इतने जो युद्ध हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद गौरी से रिलेटेड हैं, आपको ये सारे याद रखने हैं। 1194 ईस्वी के बाद जो मोहम्मद गौरी के 2 सेनापति होते हैं, एक कुतुबुद्दीन ऐबक और एक बख्तियार खिलजी। ठीक है, दोनों ही बहुत साहसी होते हैं। ठीक है, तो एक क्या बोला मैंने, कुतुबुद्दीन ऐबक और एक बख्तियार खिलजी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसका दास ही होता है, गुलाम होता है और सेनापति भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है भारत के क्षेत्रों को जीतना आरंभ करते हैं। इस क्रम में जो बख्तियार खिलजी है, वो बंगाल बिहार वाला जो क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है, उसको उस समय सेन वंश का वहाँ शासन चल रहा होता है। किसका? सेन वंश का। वहाँ से लक्ष्मण सेन को पराजित करते हैं और अपने क्षेत्र में सम्मिलित कर लेता है। कौन? बख्तियार खिलजी। और इसी समय ही वो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला को, ठीक है, और उदंतीपुर को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कौन करता है? बख्तियार खिलजी। विक्रमशिला को कौन नष्ट करता है? बख्तियार खिलजी। आपको ये सारी चीजें इससे भी याद रखनी है। ठीक है, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो क्या करता है? दिल्ली क्षेत्र में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो गुलाम वंश की नींव रखता है। इसे ममुलक वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आगे हम दिल्ली सल्तनत काल में तो पढ़ेंगे ही गुलाम वंश की नींव कौन रखता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कौन होता है? मोहम्मद गौरी का सेनापति होता है या एक दास होता है। ठीक है, तो ये दोनों सेनापति आपको याद रखने हैं। देखिए, जो मोहम्मद गौरी है 1206 ईस्वी में जब वापस लौट रहा होता है अपने प्रदेश, है ना, तो वापस लौटने के क्रम में सिंध वाले एरिया में, दमयक नामक स्थान पर सिंध वाले एरिया में 1206 ईस्वी में, कब? 15 मार्च 1206 में एक लड़ाकू जाति के द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, इसकी हत्या कब होती है? 15 मार्च 1206 ईस्वी में। ठीक है, सिंध वाले एरिया में एक लड़ाकू जाति के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो जब ये भारत से लौट रहा होता है ना, तो अपना साम्राज्य अपने 3 दासों को, 3 गुलामों को अपना उत्तराधिकारी के रूप में सौंप कर जाता है। ठीक है, तो उन तीनों का नाम भी आपको याद रखना है, एक कुबाचा, एक एल्दोज और एक कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुबाचा, एल्दोज और कुतुबुद्दीन ऐबक। जो एल्दोज होता है उसे गजनी वाला क्षेत्र मिलता है। ठीक है, कुबाचा को सिंध पाकिस्तान वाला क्षेत्र मिलता है और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसे भारत का क्षेत्र, भारत साम्राज्य का जो क्षेत्र है वो मिलता है। ठीक है, तो आपको ये तीनों दासों के नाम याद रखने हैं। कौन सा? एक कुबाचा, एल्दोज और कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो कुबाचा जो है सिंध वाले एरिया में, एल्दोज जो है गजनी वाले क्षेत्र में और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भारत वाले क्षेत्र में शासन करता है। ठीक है, तो यही जो कुतुबुद्दीन ऐबक है आगे गुलाम वंश की स्थापना करता है, गुलाम वंश की नींव डालता है। ठीक है, जिसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, मोहम्मद गौरी से कुछ और फैक्ट है जो एग्जाम हॉल में पूछता है, तो उसे भी आप याद रखिएगा। जब गौरी भारत पर आक्रमण करता है तो उनके साथ एक संत भी आते हैं, जिससे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, गौरी के साथ एक संत आते हैं, उनका नाम क्या है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ये भारत आते हैं। ठीक है, और जो गौरी के सिक्के होते हैं उस पर एक खासियत ये होती है कि वो एक तरफ उसमें कलमा खुदा होता है तो दूसरी ओर लक्ष्मी का चित्र होता है। ठीक है, तो जो गौरी का सिक्के हैं उससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक तरफ क्या रहता है? कलमा खुदा होता है और दूसरी तरफ लक्ष्मी का चित्र होता है। ठीक है, और मोहम्मद जो गौरी है इसने कुछ 2 उपाधियां धारण की थी, एक सुल्तान की, एक मोइजुद्दीन की। ठीक है, तो 2 उपाधियां भी इससे आपको याद रखनी है, एक सुल्तान की, एक मोइजुद्दीन की। तो इतने फैक्ट है जो मोहम्मद गौरी से एग्जाम हॉल में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और तुर्क आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव होता है? तो इससे मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ती है, स्थापना होता है। ठीक है, तो आगे जो हम सल्तनत काल पढ़ेंगे वो इसी का अगला भाग होगा। ठीक है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का दास होता है, गुलाम होता है, वो गुलाम वंश से ममुलक वंश की नींव रखता है। ठीक है, उसे इलबरी वंश भी कहते हैं, तो हम उसे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको
लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद खुशी में मिल जाएगा। वहाँ मैं इससे रिलेटेड क्विज कॉम्पिटिशन भी करवाती रहती हूँ, तो आप वहाँ जुड़कर भी अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।